मथुरा रिफाइनरी की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के बल सदस्यों एवं उनके परिवारीजनों के मनोबल को मजबूत करने के लिए इकाई प्रभारी अभिषेक कुमार साहू उप कमांडेंट के मार्गदर्शन में मथुरा रिफाइनरी नगर स्थित कम्युनिटी सेंटर हॉल में तनाव मुक्त रहने के लिए एक मोटिवेशनल टॉक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस शैलजाकांत मिश्रा पहुंचे। मुख्य अतिथि का बल सदस्यों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मान किया गया। शैलजाकांत मिश्रा पूर्व आईपीएस ने सीआईएसएफ बल सदस्यों एवं उनके परिवारीजनों को मोटिवेशनल स्पीच देते हुए जवानों को जीवन में अपने फर्ज के साथ साथ व्यवहारिक जीवन में भी तनाव मुक्त रहने के उपाय बताए। पूर्व आईपीएस एवं सीआईएसएफ जवानों के मध्य हुए मोटिवेशनल टॉक से सीआईएसएफ जवानों का मनोबल बढ़ाया गया। मुख्य अतिथि के साथ साथ इस मौके पर निरीक्षक गिरीश कुमार, निरीक्षक शैलेंद्र सिंह बिष्ट, महिला निरीक्षक कुमारी किरण, महिला निरीक्षक मोनिका एवं इकाई के अन्य बल सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ये समाज में जो मान्यताएं फैली हुई हैं उनसे उनके साथ पहले की जरूरत नहीं है। आए दिन ऐसा होगा, नौकरी में तो हो ही नहीं सकता। पुलिस की नौकरी में आप तो सीआईएसएफ में शायद थोड़ा सा बचे हो, बहुत तो नहीं, थोड़ा बचे हो गए। जिला पुलिस में तो रोज की तबाही है, तो लेकिन उससे कोई परेशानी जरूरत नहीं है। बस समझने की बात यह है, जिंदगी है तो नौकरी है, नौकरी न होगी तो भी जिंदगी होगी। मतलब यह है कि नौकरी को इतना अहमियत मत दो कि वो जिंदगी में भारी पड़ जाए। और इसलिए सही राह, सही पाठ, सही काम करते चलो। थोड़ी देर में नौकरी बिगड़ेगी तो फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी अच्छी चलेगी। और नौकरी बहुत अच्छी बनाने में जिंदगी बिगाड़ लोगे, उससे उभरना मुश्किल है। खड़े रहो, तो देखिए आप लोग चाहते गौरव। हाँ, ये सारी जिंदगी जो है ना, ये दरअसल एक बैलेंस है। अभी यहाँ से यहाँ तक चलूंगा ना, तो ये पहले आया, ये एक बैलेंस है। ये बैलेंस गड़बड़ाएंगे जब, तो सारी जिंदगी एक बैलेंस, संतुलन है। मैंने कहा ना, ये सारी एक तनाव की रस्सी खींची हुई है दो खंभों पे, उसी पे चलना ही जिंदगी है। बात आपने अच्छी कही, परिवार और नौकरी, इसके बीच में जब कोई तनाव की बात आए, जैसे कि मैं भी आपसे बता रहा था कि मेरी पत्नी टाइम्स ऑफ इंडिया में असिस्टेंट एडिटर लखनऊ में, और मेरी दो बच्चियां लामाटिया स्कूल में पढ़ रही हैं। 4-5 तबादले हो चुके उस साल। यहीं से मथुरा से गया 6 महीने एसएसपी बुलंदशहर, 3 महीने एसपी रेलवेज, 8 महीने एसपी गाजियाबाद, 8 महीने एसपी लखनऊ, वाइस प्रिंसिपल पीटीसीटी मुरादाबाद, सारे दिन चला। तो बच्चे का तनाव है कि हम साल कैसे पास करेंगे, और पत्नी का तनाव है कि मुझे ये नौकरी टाइम दुनिया मिली, ये छोटे तब तक मैं साथ कहाँ चलूंगी। और मेरा तनाव यह है कि मैं मुख्यमंत्री के कहने में भी गलत काम नहीं करूंगा, मैं सही राह चलना चाहता हूं। मैंने बाकायदा बैठ के उनको समझाया, पत्नी को और 11-12 साल की बच्ची को भी, कि बेटा मुझ पर भरोसा करो और भगवान में भरोसा करो, मुझे सही राह चलने दो, उसकी कीमत देनी पड़ेगी। आप बाजार में जाते हो ना गौरव, आधा किलो टमाटर घर में मिल जाता है क्या? आधा किलो टमाटर घर में नहीं मिलता, 4-6 मूली लो, कीमत देनी पड़ती है। तो कभी ऐसा होगा कि आपको अच्छी नौकरी में अच्छा काम करने के लिए आपको और आपके साथ परिवार को कीमत देनी पड़ेगी। हो सकता है ऐसा, दे लेना उस समय, लेकिन आगे आप पाओगे कि धीरे धीरे मुश्किलें आसान भी होंगी, जिंदगी खुशहाल होगी। अब ये बात कहेगा फाड़ के दिखाऊं कैसे, बताऊं कैसे। और जो पहली बात कही मैंने कृष्ण गोपाल से, हर बार नौकरी की बात ही सही हो और परिवार गलत हो, ऐसा भी नहीं। कितनी बार बाद में मैं खुद, जब मुझे याद है कि मैं कमांडेंट की एसी 2 बार असिस्टेंट लखनऊ में लिया, और फिर तीसरी बार अब मैंने नौकरी कहा मुझे हटा दीजिए, वो परिवार गड़बड़ा रहा है। तो मैंने भाई वहां से अपनी पोस्टिंग कराई कैंसिल करके राज्यपाल से, कमांडेंट 32।
PAC लखनऊ। और अब फिर मुझे बुला के कहा गया कुछ दिनों बाद कि आप ऐसा करो कि SSP इलाहाबाद चले जाओ। नहीं जाऊंगा। प्रमोट हुआ, आप DIG कानपुर चले जाओ। नहीं जाऊंगा। मुख्यमंत्री से बुला के कहा मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? मुझे मेरे परिवार को भी देखना है, मुझे मेरे परिवार को भी देखना है। तो मेरा परिवार जो है वो अब बेहाल होगा, बच्चों की फिर एजुकेशन खराब होगी, मुझे अच्छी पोस्टिंग नहीं चाहिए। संतुलन है, कभी परिवार के पक्ष में जाओगे आप और कभी नौकरी के पक्ष में जाओगे। और इस संतुलन को बैठाने का कोई कीमिया नहीं, कोई केमिस्ट्री नहीं, कोई दवाई नहीं है। आपको हर बार वो संतुलन बैठाना पड़ेगा, ये सोचते हुए कि अन्याय में तो परिवार के साथ होना चाहिए और न ही नौकरी के साथ। अंतिम बात, परिवार ना आपका गौरव, आपके प्यार का भूखा है, समझना इस बात को। जो अक्सर करता हूं, ये वर्दी एक तो देवताओं की मिली आपको और दूसरी किस काम को मिली? इस देश के लिए रक्षा सुरक्षा के माहौल में आप अपने आप को जोत दो, लगा दो, इसलिए। और आपके पहले जब आपके पास अपनी ये वर्दी नहीं थी और हम गुलाम थे, तब जो नौजवान थे, कोई बात नहीं, ये जो आजादी, इस आजाद हिंदुस्तान में हम और आप आज सांस ले रहे हैं, ये सैकड़ों साल की आजादी हमें खैरात को नहीं मिली। खैरात समझते हो आप लोग ना? खैरात समझते हो? कोई ऐसी अंग्रेज आपको आजादी फेंक के नहीं चले गए, लेकिन मौज गाया भी आजाद कर दो। उस आजादी के लिए कैसे कैसे लोगों ने कैसे कैसे योगदान किए, जाने के बाद शहीद, एक के बाद एक, कोई संख्या नहीं उनकी। और वो आजादी के जो नौजवान थे वो शहीद इसलिए हुए कि जब देश आजाद होगा तो इस आजाद हिंदुस्तान में अच्छाई होगी, सच्चाई होगी, सदाचार होगा, सुरक्षा होगी। सब हो नहीं पाया वैसा। आपको लगता है अगर आज भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान गिनते जाओ, या आज अगर यहां आके बैठ जाएं और इस देश का हाल देखें तो क्या होंगे? इसीलिए मर गए कि देश ऐसा हो जाए। सबका लोग फोन दे रहा था। ये मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जिन नौजवानों ने, हम भूल गए उनको, नाम याद नहीं रहते। 4 लोगों को फांसी हुई थी मलिहाबाद में गोलीकांड में, कई लोग थे। अच्छा बताओ, आप किसी को याद रखा के ना? वो 4 शहीद कौन थे, नौजवान कौन थे अपने देश के, जिन्हें फांसी हुई थी गोलीकांड में? चलो देखो, किसी को याद है क्या? कोई एक नाम तो बोलो। कोई और तो इन्होंने बता दिया। आप बोलिए, और बोलिए। एक आदमी हाथ उठाइए, खड़े हुए बोलिए। ये जो उम्र क्या थी इन लोगों की, जो फांसी के फंदे पे लटक गए? आपको बताता हूं, मैं परेशान नहीं करूंगा हर बार आपसे पूछ के। राजेंद्र पहाड़ी की उम्र थी 35 साल, 35 ईयर्स। रोशन सिंह की उम्र थी 33 साल, 33 ईयर्स। राम प्रसाद बिस्मिल की उम्र थी 30 साल, 30 ईयर्स। अशफाकुल्ला खान जिनका आपने नाम किया, उनकी उम्र थी 27 साल, 57 ईयर्स। जितना नाम है इस देश में और दुनिया में, चंद्रशेखर आजाद जब वो शहीद हुए उनकी उम्र थी 25 साल। भगत सिंह
नाम सुना हम सब ने, 24 साल फांसी में, 24 साल। सुखदेव 24 साल, राजगुरु 23 साल, मदन लाल धिंगरा 22 साल, खुदीराम बोस 19 साल। 19 साल का बच्चा फांसी चढ़ गया। क्यों? इस उम्मीद पे ये देश आजाद होगा, और आजादी में क्या क्या न होगा। एक किताब है अभिषेक जी, राम प्रसाद बिस्मिल की ऑटोबायोग्राफी, किसी ने देखी भी नहीं होगी, शायद आपने भी, और मिलेगी भी नहीं आसानी। राम प्रसाद बिस्मिल की ऑटोबायोग्राफी 1963 में छपी और पता नहीं कहां चली गई। मेरे पास, मैंने उसको निकाल करके प्रिंट आउट करवाया उसका। आप पढ़ो उसे। राम प्रसाद बिस्मिल क्या चाहते थे? मरने के 3 दिन पहले उन्होंने अपनी आत्मकथा पूरी की। उनकी उम्मीदें क्या थी? चंद्रशेखर भगत सिंह को फांसी हुई लाहौर में 22 मार्च 1931, सॉरी 23 मार्च 1931, और 22 मार्च को उन्होंने चिट्ठी लिखी शायद भगत सिंह जी ने देश के नौजवानों के नाम, और भगत सिंह लिखते हैं उसमें कि इस देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनमें से 1000वां हिस्सा भी मैं पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र भारत में जिंदा रहता तो कोशिश करता कि उन हसरतों को पूरा कर। आजादी के 16 साल पहले वो फांसी पा गए। मैं आपसे पूछता हूं, भगत सिंह और तमाम इन शहीदों के जो सपने थे, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? बोलो बोलो ना। हम पूछेंगे घंटे भर जोर से बोलना पड़ेगा, किसकी है ये जिम्मेदारी? हम सब की। अब भी धीरे से बोलते हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है? हम सब की। और जोर से बोलो, किसकी है ये जिम्मेदारी? हमारी है ये आवाज। अगर हम जोर से बोल नहीं सकते तो निभाएंगे क्या? हमारे पूर्वज थे लोग, हमारे बाबा, मेरे बाबा के उम्र के थे लोग, और हर मास के ही बने हुए थे, और फांसी लगी होगी, गले की हड्डी टूटी होगी, शरीर तड़पा होगा, दर्द हुआ होगा। किस लिए? इसलिए कि हम और आप आजाद हिंदुस्तान में पैदा होंगे और इस देश को वैसा बनाएंगे जैसा कि वो सोचते हैं कि बनना चाहिए। ना कुर्बानी देते हो, यकीन मारो, ये अंग्रेज छोड़ने वाले नहीं थे। न मैं इंडियन पुलिस सर्विस में होता, ना आप सिपाही, पता नहीं कहां जूते रगड़ रहे होते हम लोग, एड़िया रगड़ रहे होते हम लोग, अगर उन्होंने वो कुर्बानियां न दी होती तो। और मैं जब छोटा था तो मुझे लगता था कि ये लड़ने झगड़ने वाले लोग रहे होंगे, लड़ भिड़ करके फांसी चढ़ गए। समझ नहीं थी। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक नया दृष्टिकोण दिया है। मैं सभी उपस्थित लोगों को उनकी सक्रिय भागीदारी और इतने चौकस दर्शक होने के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपकी उपस्थिति और उत्साह ने इस आयोजन को सफल और यादगार बना दिया है। अंत में मैं इस आयोजन को आयोजित करने में आयोजक टीम को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके प्रयासों के बिना यह संभव नहीं हो पाता था। एक बार फिर मैं महोदय का कोटि आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हम लोगों को इतना सार गर्भित और ओजस विचारों से अभिभूत किया, जिसे हम सभी निश्चित तौर पर आत्मसात कर अपने जीवन की राह पर एक नई ऊर्जा के साथ अग्रसर होंगे। आज महोदय हमारे साथ जुड़ने और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें जो प्रेरणा मिली है उसे हम आगे बढ़ाएंगे और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए निश्चित तौर पर अग्रसर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। सर, आज शल्ला कानून मसीह और आपको मोटिवेशनल स्पीच दिया गया है, क्या कहना चाहिए? ये हमारे CSF इकाई ISU मथुरा रिफाइनरी में एक मोटिवेशनल टॉक का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के तौर पर श्री शल्लाकांत मिश्र IPS सर
जो उत्तर प्रदेश बस्ती विकास परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं, उन्हें आज हमने आमंत्रित किया था और हम सभी जो हमारे इकाई के बल सदस्य हैं, जवान हैं, उनसे अपने एक्सपीरियंसेस साझा करने हेतु और कैसे एक वर्दीधारी को अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, परिवार को देखना होता है, इन सब चीज़ों को कैसे वो अपने जीवन में अच्छे से कर सके ताकि अपने जीवन को और अपने कर्तव्यों को भी बहुत अच्छे से कर सके। इस संबंध में एक मोटिवेशनल टॉक सर का आयोजन किया गया था और सर के द्वारा अपने एक्सपीरियंसेस को साथ में लेते हुए और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ इस बारे में एक बृहद चर्चा, बृहद उन्होंने इस संबंध में ब्रीफ किया है सभी को। काफ़ी हम सभी इससे लाभान्वित हुए हैं। इस कार्यक्रम में हमारी लेडी वाइफ्स और बच्चे भी इसमें सम्मिलित थे। सर का मैसेज उनके लिए भी था कि क्या एक परिवार और बच्चों का भी रोल इस पूरे एक वर्दीधारी के जीवन में होता है, जो आज के टाइम में महिला बल सदस्य भी हमारे दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, उनका कैसे रोल होगा एक फोर्स में और क्या उन्हें अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी कैसे उसका निर्वहन करना है, इस संबंध में उन्हें एक ब्रीफिंग दी हम सभी को। ज्यादातर चर्चा सब तनाव पर हुई, क्या कहना चाहेंगे? तनाव आज के टाइम में हर किसी को है, निश्चित रूप से। एक जो सिविल डिपार्टमेंट में भी नौकरी कर रहा है या एक सामान्य व्यक्ति है, उसको भी तनाव है। वर्दी की नौकरी आज के टाइम में इट इज़ डिमांडिंग, टाइम टेकिंग, तो निश्चित रूप से तनाव डेवलप होता है और दिन पर दिन ये चीज़ें आए दिन हम लोगों को सुनना भी पड़ता है, सब चीज़ों को सामना करना पड़ता है। कैसे उस तनाव को हम अपने लिए और उसका हेल्प ले सकते हैं, कैसे उसको अपने लिए हेल्पफुल बना सकते हैं, कैसे उसका मैनेज कर सकते हैं, इस बारे में बेसिकली चर्चा आज इस कार्यक्रम में हुई है। और हम लोग भी निरंतर इस बारे में बात करते रहते हैं कि स्ट्रेस तो आएगा, बट उसको स्ट्रेस को कैसे मैनेज करके जिससे वो हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे वर्क लाइफ पे, पारिवारिक लाइफ पे कोई प्रतिकूल प्रभाव न डाले, इसको हम कैसे मैनेज करें, इस बारे में चर्चा करते हैं।